2022 में यूक्रेन में घुसने वाले कई रूसी सैनिक खुद को नायक मानते थे, जिन्हें लोगों को दमनकारी शासन से मुक्त कराने भेजा गया था। उन्हें लगा था कि उनका विशेष सैन्य अभियान कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। उन्हें तालियों और फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा और वे जल्दी ही अपने परिवारों के पास घर लौट जाएंगे। उन्हें जल्द ही अपनी गलती समझ आ गई। अब वर्षों बाद जब उनके 10 लाख से ज्यादा साथी मारे या घायल हो चुके हैं, रूसी अग्रिम मोर्चे के सैनिकों ने युद्ध की भयावह सच्चाइयां समझ ली है। अब उन्हें सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों, ड्रोन और मिसाइलों की नहीं, बल्कि रूसी सेना के भीतर उभरते नए दुश्मन की भी चिंता है। युद्ध की निरर्थकता और भयानक हालातों से पागलपन की कगार पर पहुंचे रूसी सैनिक सचमुच एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। इसकी पुष्टि उनके एक साथी ने की, जो ये कहानी बताने के लिए बचा। उसका नाम डैनियल है। वह 24 साल का है और हाल ही में उसने स्वतंत्र रूसी अखबार नोवाया गजेता को एक वाकई चौंका देने वाला इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में डैनियल ने रूसी इन्फेंट्री यूनिट में 2 महीने की अपनी दर्दनाक कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे उन्हें और उसके साथी सैनिकों को कमांडरों ने तोप का चारा समझा, फ्रंट लाइन पर जिंदा रहने के लिए मुश्किल से सामान मिला और बाद में एक छोटे समूह ने मानसिक संतुलन खोकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये उसकी कहानी है। डैनियल का जन्म और पालन पोषण ट्रांसबाइकाल पूर्वी साइबेरिया में हुआ था। डैनियल का बचपन कठिन था। 12 साल की उम्र में पिता के जाने के बाद उसने नशा शुरू किया, जिससे कई बार गिरफ्तार हुआ और सजा निलंबित हुई। इन सब के बावजूद उसने स्थानीय स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर रेलवे तकनीकी स्कूल में गया, जहां से उसने स्नातक किया और परिवहन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आगे बढ़ा। युद्ध शुरू होने तक 2022 में डैनियल सेना में भर्ती में रुचि नहीं रखते थे। उसकी स्थिर नौकरी थी। वह नई रेलवे लाइनों के निर्माण में काम करता था और लगभग 80,000 रूबल $1,100 प्रति माह कमाता था, जो पश्चिमी नज़रिए से भले बहुत ना लगे, लेकिन रूस के ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अच्छी तनख्वाह मानी जाती है। आने वाले वर्षों में हालात और खराब हो गए। डैनियल का दावा है कि उसे फंसाया जा रहा था और उस पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाने वाला था, जिसे वह नकारता है। उसने रूस के दूसरे छोर भागने का फैसला किया और इरकुत्स्क से 3000 मील दूर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया, जहां वह काम करता था। वहां उसे दोस्तों ने रूसी सेना में भर्ती होने को कहा। उस समय उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए उसने बेल्गोरोड की यात्रा की और अपना अनुबंध साइन किया, जिससे उसने आधिकारिक तौर पर अपनी जिंदगी क्रेमलिन की युद्ध मशीन के हवाले कर दी। अगस्त 2025 में उसकी सेवा शुरू हुई और वह 60वीं स्वचालित तोपखाना रेजिमेंट में तैनात हुआ। इसका मतलब था वह भाग्यशाली था। आज रूसी सेना में भर्ती होना रूसी रूले खेलने जैसा है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको ड्रोन टीम या तोपखाना यूनिट में तैनाती मिलती है, जिससे कम से कम आपके पास जिंदा रहने का एक मौका होता है, क्योंकि इससे आप मोर्चे की पहली पंक्ति से एक सुरक्षित दूरी पर सेवा कर सकते हैं। अगर किस्मत खराब हो तो आप अग्रिम मोर्चे पर पहुंचते हैं, जहां 1-2 हफ्ते से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं होती। तोपखाना दल में तैनाती के दौरान डैनियल ने कोई बुनियादी प्रशिक्षण नहीं किया और पहले 6 हफ्ते उसे इंटर्न जैसा ही माना गया। वह अपने दल के साथ रहता, खाता और सोता था और उनसे दोस्ती भी हो गई थी। कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी अपेक्षाकृत आरामदायक थी। उसकी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से खोल के खोलों की निगरानी और सफाई के इर्द गिर्द घूमती थीं और उसे रूस के बेल्गोरोद क्षेत्र में तैनात किया गया था, ना कि यूक्रेन में कहीं, जिसका मतलब था कि वो ड्रोन या मिसाइल हमलों से काफी हद तक सुरक्षित था। उसने इंटरव्यू लेने वाले को बताया कि वह और उसके साथी तोपची अपने लिए भरपूर खाना बनाते थे या फिर मिलकर स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों से खाना मंगवा लेते थे। हालांकि आखिरकार हालात फिर से बिगड़ने लगे। डैनियल का अपने कमांडिंग ऑफिसर से झगड़ा हो गया, जिस पर उसने उसे धमकाने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। उसने टेलीग्राम के जरिए एक उच्च अधिकारी से संपर्क किया और किसी दूसरी टीम में ट्रांसफर की मांग की। उसे तब एहसास नहीं था कि यह लगभग जानलेवा गलती साबित होगी। डैनियल को लगा उसे दूसरी तोपखाना यूनिट भेजेंगे। इसके बजाय उसे एक पैदल सेना रेजिमेंट में फिर से नियुक्त किया गया और सीधे मोर्चे पर भेज दिया गया। 82वीं पैदल सेना रेजिमेंट में जाना डरावना था।
हर कोई इसके बारे में ऐसे जगह के रूप में बात करता था जहां लोगों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। अगर आप आदेश नहीं मानते, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वे कहते थे सावधान रहो, तुम्हें 82वीं रेजिमेंट में वोचांस्क भेजा जाएगा। वहीं पर वो आखिरकार पहुंचा। जानकारी के लिए बता दूं, वोचांस्क रूस की सीमा के ठीक पार यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में है। ये ऐसा इलाका नहीं है जो अक्सर सैन्य समाचार रिपोर्टों या सुर्खियों में आता हो, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूसी सेना मौजूद है और उन्होंने थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं कई यूक्रेनी यूनिटें भी वहां मौजूद हैं जो आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। डैनियल इस इलाके में 17 फरवरी से 17 अप्रैल तक ठीक 2 महीने बिताएंगे। ये उनके पूरे जीवन के सबसे नाटकीय 2 महीने होंगे और उन्होंने नोवाया गजेता के साथ अपने इंटरव्यू में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने शुरुआत में बताया कि कैसे उन्हें और कई अन्य सैनिकों को, जिन्हें भी ट्रांसफर किया गया था, एक तैनाती स्थल पर ले जाया गया। कुछ को झगड़ों या खराब व्यवहार के कारण मोर्चे पर भेजा गया था। उन्होंने बताया कि एक सैनिक ने अधिकारी का अपमान किया और दूसरे ने झगड़े में साथी की टांग में चाकू मार दिया। उन्होंने बताया कि समूह में एक सदस्य रूसी नहीं, शायद उज़्बेक था, जिसे 1 साल सेवा पर रूसी पासपोर्ट का वादा किया गया था। ये एक आम चाल है जिसका इस्तेमाल रूसी भर्ती करने वाले जातीय अल्पसंख्यकों, खासकर मध्य एशियाई देशों से आने वालों पर सेना में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए करते हैं। असलियत में उनमें से अधिकांश लोग मोर्चे पर मारे जाएंगे और उन्हें कभी भी वह पासपोर्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी जिसका उनसे वादा किया गया था। समूह को एक कक्षा में ले जाया गया और उन्हें फॉर्म भरने के लिए दिए गए। वे वहां लगभग 1.5 हफ्ते तक रहे, पूरे समय निगरानी में और सुरक्षा के बीच, ताकि कोई भागने की कोशिश न कर सके। अचानक उन्हें और अन्य सैनिकों को तुरंत वहां से हटने का आदेश मिला। कोई हमले की जानकारी नहीं देता। मेरी सारी चीजें, कपड़े, स्लीपिंग बैग तोपखाने के साथ वहीं रह गई, शायद पहले ही खोल ली गई होंगी। उन्हें कुछ बुनियादी सामान के साथ एक बैकपैक दिया गया। एक साथी सैनिक के साथ जोड़ा गया जो लगभग 55 साल के थे, जिनका नाम डैनियल ने दादाजी रखा था। उन्हें एक क्वाड बाइक पर बैठाया गया और उनके मोर्चे पर उतारे जाने की पहली जगह तक ले जाया गया और पूरे समय उनकी निगरानी की जा रही थी। कोई तैयारी या कार्रवाई की जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कहाँ जाना है या क्या करना है और केवल अंदाजा लगा सकते थे कि किस तरह के खतरे होंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि आज्ञा मानने के अलावा वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। वो बताते हैं कि उन्हें और उनके साथियों को एक नदी पार करने और दूसरी तरफ कुछ इमारतों की ओर बढ़ने के लिए कहा गया था। नदी पार करते हुए उन्होंने रूसी गार्ड और कमांडर की क्रूरता देखी। हम एक घायल आदमी को पार करा रहे थे और मुझे याद है कि गार्ड उस पर चिल्ला रहा था, अगर तुम पार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा और तुम डूब जाओगे। उन्होंने बताया कि एक सैनिक को आगे बढ़ने से मना करने पर घुटनों में गोली मारने की धमकी दी गई थी। साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा कि जब उन्हें पता था कि उन्हें लगभग निश्चित मौत की ओर ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने पीछे मुड़ने, गार्ड को गोली मारने या अपनी जान बचाने के लिए भागने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने समझाया कि उनके लिए यह कभी कोई विकल्प नहीं था। वो दुश्मन के ड्रोन को लेकर बहुत चिंतित थे और किसी भी तरह जान जोखिम में डालकर फरार होने की कोशिश करने के बजाय खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। नदी पार करते ही गार्ड्स ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे दानिल और दादा को मिशन अकेले करना पड़ा। तभी अचानक सब बेकाबू हो गया। एक छोटी सी बात, ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो अगर आपको द मिलिट्री शो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए डैनियल और ग्रैंडपा ने ऊपर यूक्रेन के ड्रोन की भनभनाहट सुनी। उन्होंने एंटी ड्रोन कंबलों से खुद को ढक लिया, उम्मीद की कि ड्रोन नज़रअंदाज कर देंगे। डैनियल ने बताया, हम रात में कंबलों के नीचे चल रहे थे, तभी ऊपर कुछ सुना, शायद कोई मैविक या बाबा यागा। मैंने रेडियो पर बताया कि मुझे लगा बाबा यागा दिखे और उन्होंने कहा, वहीं रुको। हम पेड़ों के नीचे पास पास बैठे थे। कुछ ने दादाजी को टक्कर मार दी, कुछ ने उन्हें चोट पहुंचाई। वो जोर से फटा, मेरी टांग में छर्रा लग गया। फिर डैनियल अपनी जान के डर से भाग गया और दादाजी को किस्मत पर छोड़ दिया। वहां से वह एक बंकर से दूसरे बंकर की ओर बढ़ता गया। रास्ते में अक्सर दूसरे रूसी सैनिकों से मिलता, जो या तो अकेले होते या छोटे छोटे समूहों में। कई लोगों ने अपने साथी खो दिए थे या उनकी रसद खत्म हो रही थी, इसलिए वे एक साथ हो गए और अपने संसाधन साझा किए। डैनियल ने बताया कि मोर्चे पर उन्हें सिर्फ थोड़ा पानी और कुछ मैगजीन गोलियों के साथ भेजा जाता है,
जो जल्दी खत्म हो सकते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वे रेडियो पर उसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं और कभी कभी उन्हें कुछ भी पाने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। सामान पहुंचाने के लिए रूसी लोग फिर से तैयार किए गए FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें वारहेड्स की जगह बोतलबंद पानी और दलिया जैसे सामान लादे जाते हैं, जिन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है और क्रैश लैंडिंग से सामान बिखर जाता है। अगर रूसी अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को इसी तरह जिंदा रखा जा रहा है तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि उनमें से बहुत से कुछ ही दिनों में मारे जाते हैं। उन्हें न के बराबर प्रशिक्षण, न्यूनतम उपकरण और यह तक नहीं बताया जाता कि उन्हें क्या करना है या अपनी रक्षा कैसे करनी है, बल्कि उन्हें आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे अविश्वसनीय और अक्षम पुनः आपूर्ति प्रणालियों में से एक पर निर्भर भी रहना पड़ता है। कुछ समय बाद डैनियल और समूह को एक घर के निर्देशांक मिले जिसमें घुसकर कब्जा करना था। फिर से उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर क्यों महत्वपूर्ण है या अंदर उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। उन्हें बस वहां जाना था और उम्मीद करनी थी कि सब ठीक रहेगा। ये वाकई बहुत डरावना था। आपको नहीं पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। समूह अंदर पहुंच गया और पाया कि इमारत खाली थी। ये न जानते हुए कि उन्हें अगला आदेश मिलने तक वहां कितनी देर रहना पड़ेगा, उन्होंने सामान इकट्ठा किया और अपने नए अस्थायी घर को थोड़ा और आरामदायक बनाने की कोशिश की। इस समय डैनियल 6 सैनिकों के समूह में था, जिसमें सेनिया, किट, श्मेल, शाह और एमिलिया शामिल थे। उसने बताया कि जहां समूह के कुछ सदस्य अपेक्षाकृत शांत थे, वहीं उनमें से कुछ के अहंकार बहुत बड़े थे। उदाहरण के लिए शाह ने डींग मारी कि वो वैगनर भाड़े का लड़ाकू समूह का हिस्सा रहा है और अपने कई वर्षों के अनुभव के कारण उसे किसी से डर नहीं लगता। सेनिया ने भी दावा किया कि उसने 150 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। जल्द ही भारी दबाव में ये अहंकार टकराएंगे। यही से कहानी गंभीर मोड़ लेती है। 24 साल के डैनियल ने बताया कि ग्रुप को घर में बनी शराब की एक बड़ी बोतल मिली। कुछ ने शराब पी, संगीत बजाया और चिल्लाए, जिससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। बताया जाता है कि एमिलिया इससे परेशान हो गई और उन्होंने दूसरों से शोर कम करने के लिए कहा। शाह ने जवाब दिया और डैनियल के अनुसार वह चिल्लाए कि उन्हें डर नहीं लगता और मशीन गन से खिड़की से दीवारों पर फायरिंग की। अपनी जान के डर से डैनियल, किट और श्मेल के साथ इमारत छोड़कर दूसरे ठिकाने पर चले गए। बाकी तीनों वहीं रह गए और उन्होंने घर के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनी। कुछ ही देर बाद सेन्या और शाह भी दूसरों के पीछे वहां पहुंचे, जहां एक और बहस शुरू हो गई और यह सबसे चौंकाने वाले तरीके से खत्म हुई जब सेन्या ने शाह की हत्या कर दी। उसने बताया कि शाह ने कथित तौर पर पहले घर में एमिलिया की हत्या की थी, इसलिए सेन्या ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार दिया। अब 6 लोगों का समूह सिर्फ 4 रह गया। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वे यूक्रेनी सैनिकों के दस्ते से टकरा गए थे या बारूदी जाल बिछे इलाके में चले गए थे। वे असल में एक साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उनके पास इतना सामान था कि वे अपनी अगली योजना बनाते हुए आगे बढ़ सकते थे। फिर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह पाने में उनकी असमर्थता ने उन्हें सबसे नाटकीय कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। हिंसा यही नहीं रुकी। डैनियल के अनुसार बाकी सैनिकों ने कुछ हफ्ते पास की इमारत में बिताए, लेकिन एक रात सेनिया और किट फिर शराब पीने लगे। डैनियल को उस शाम का ठीक पता नहीं क्योंकि वह सो गए थे। जागने पर उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और देखा कि सेनिया ने किट के पैर में गोली मारी थी। किट के लिए राहत थी कि यह जानलेवा नहीं था। शांत होने पर सेनिया ने साथी की पट्टी बांधने में मदद की और समूह को फिर से सामान्य कामों, खाना ढूंढना, अंधेरे में भागना और बेसमेंट में सामान तलाशना में लगा दिया। फिर सेनिया फिर से आपा खो बैठा। डैनियल ने बताया कि सेनिया ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि किट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, टीम के लिए बर्फ इकट्ठा करने से मना कर रहा है जिसे पानी में बदला जा सके और खाने बनाने में भी मदद नहीं कर रहा है। शिकायतें सही थी, पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। ये साफ था कि सेनिया की सोच अलग थी। एक रात टीम को मिली और शराब पीकर नशे में उसने किट को गोली मारकर मार डाला। दानियल के मुताबिक किट तब अपनी जान की भीख मांग रहा था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सेनिया ने श्मेल पर दबाव डाला कि वह उसके लिए उसे मार डाले और खुद को झुंड में ताकतवर दिखाने की कोशिश की। शायद सेनिया को लगता था कि उसने 2 साथियों की बेरहमी से हत्या कर बाकी 2 दानिल और श्मेल पर पूरा नियंत्रण बना लिया है। बाद में दानिल ने बताया कि तीनों रूसी कुछ हफ्ते साथ रहे, फिर सेनिया दोबारा आक्रामक हो गया।
और फिर सैन्य हमें दोष देने लगे, कहने लगे कि हम बेकार हैं, लायक नहीं हैं, हर चीज से डरते हैं। और वह पागलपन की तरह बोलने लगे कि हमें कुछ हथियार हासिल करने चाहिए, कुछ घरों पर कब्जा करना चाहिए, कुछ और लोगों को ढूंढना चाहिए। उसने कहा कि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वे हमें मार देंगे। वो लगातार बोलते रहे। डैनियल ने कहा कि उनके पास पर्याप्त खाना है, इसलिए उन्हें घर में चुपचाप बैठकर मदद या बदली टुकड़ी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसकी बातें सैन्य को शांत करने के लिए काफी नहीं थी, जो और भी गुस्से में आ गया। उसने अपना हथियार दोनों की ओर तान दिया और उनकी जान लेने की धमकी देने लगा। वह लगातार भारी मात्रा में शराब भी पीता रहा और नशे की हालत में घर की दीवारों पर गोली चलाता रहा। आखिरकार डैनियल और श्मेल एक ही नतीजे पर पहुंचे। तो आखिरकार हमें सैन्य को मारना पड़ा। उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने पहले ही इस आदमी को, जो उनके ही पक्ष में होना चाहिए था, बिना किसी वजह के अन्य रूसी सैनिकों को बेरहमी से मारते हुए देख लिया था। उन्हें पता था कि यह सिर्फ समय की बात है जब वो उनके साथ भी वही करेगा। उनके पास सिर्फ दो विकल्प थे, मारो या मरो। एक रात सैन्य सोते वक्त डैनियल ने उसे गोली मार दी। फिर दोनों ने सैन्य का शव दूसरे कमरे में घसीटा और खुद को बेसमेंट में बंद कर अगले कुछ हफ्ते चुपचाप रहे। उनके पास एक काम करने वाला रेडियो था, थोड़ा सा खाना था और वे सिर्फ तभी उस संरचना की सुरक्षा से बाहर निकलते थे जब कोई नया सामान पहुंचता था। उन्होंने ड्रोन की बैटरियां इकट्ठा कर रेडियो के लिए चार्जर बना लिया। उन्हें नहीं पता था कितने समय वहां रहना होगा या आगे क्या होगा, लेकिन अब उन्हें साथी द्वारा नशे में मारने का डर नहीं था। कुछ देर बाद एक यूक्रेनी समूह वहां आया और घर पर हमला किया। डैनियल और श्मेल आत्मसमर्पण करना चाहते थे, पर मारे जाने के डर से चुप रहे। यूक्रेनी लोग चले गए और दोनों रूसी जैसे तैसे जिंदा रहने लगे, पर उनका राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डैनियल ने कहा कि सप्लाई पैकेज रोकने के कारण पिछले हफ्ते उन्होंने मुश्किल से कुछ खाया। उन्हें मजबूरी में बारिश का पानी पीना पड़ा और डैनियल ने वतन में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड को शायद अपना आखिरी संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। आखिरकार यूक्रेनियन वापस उस घर पर आए और उसे आग लगा दी, जिससे रूसी सैनिक बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें युद्धबंदी के रूप में कैद कर लिया गया। यह एक हैरान कर देने वाली कहानी है, लेकिन यह आज की रूसी सेना की स्थिति का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है। फ्रंट लाइन पर भेजे जाने से पहले ही सैनिक जानते हैं कि उनके दिन कम हैं। उन्हें पता है कि उन्हें ऐसे कमांडरों द्वारा आग में झोंका जाएगा जिन्हें उनकी जान की परवाह नहीं, और सबसे समझदार लोग भी इस डरावनी हकीकत को अपनाने में संघर्ष करेंगे। इसी कारण कई सैनिक चरम तरीके से पेश आते हैं। कुछ लोग अपने कमांडरों के खिलाफ जाकर शान से मरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जान की बाजी लगाकर भागने की योजना बनाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर यातना सहते हैं या कुछ दिन और जिंदा रहने की बेताब कोशिश में अपने सारे पैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप देते हैं। और कुछ, जैसे सैन्य, बहुत आसानी से सही या गलत का जो भी एहसास कभी था उसे खो देते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथी सैनिकों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी सेना के पास युद्ध जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्रेमलिन अब और भी ज्यादा हताश होता जा रहा है, यहाँ तक कि समर्थन के लिए तालिबान की ओर भी रुख कर रहा है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में और जान सकते हैं। इस बीच यूक्रेन अपने फायदे का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। रूसी आपूर्ति लाइनों पर दूरगामी हमले कर रहा है ताकि क्रीमिया तक जमीनी गलियारे को काट सके, जिसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। और अधिक सैन्य विश्लेषण व वीडियो के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।